एक बात याद रखना, गम बहुत है लेकिन खुलासा मत होने दो। गम बहुत है लेकिन खुलासा मत होने दो। मुस्कुरा दो लेकिन तमाशा मत होने दो। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखो आज हम मेंस को लेकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। देखो तुम लोग का है ना कि तुम लोग पढ़ते हो तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। तुम्हारा जब फोकस, जब नया नया में जब बच्चा सब स्टार्ट करता है पढ़ाई, तो उनका फोकस हुआ रहता है कि हम कैसे प्रीलिम्स पास कर जाएं। लेकिन तुमको सिर्फ प्रीलिम्स पास करना मेन टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है जो हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे चैनल के थ्रू जो पढ़ रहे हैं, उनका सिर्फ प्रीलिम्स ना निकले, मेंस भी निकलना चाहिए। सिर्फ मेरा टारगेट नहीं है कि तुमको प्रीलिम्स पास कराऊं, मेरा टारगेट है प्रीलिम्स के साथ साथ तुम्हारा मेंस भी निकले और इंटरव्यू भी निकले। देखो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तुमको लगेगा सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। देखो पता नहीं से मतलब नहीं है। एग्जाम का तुम पेपर उठाकर देखोगे तो क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें यहां से, और मेंस का क्वेश्चन बनता है। तुम सिर्फ प्रीलिम्स, देखो मेंस का अप्रोच लेकर चलोगे तो तुम्हारा प्रीलिम्स भी तुम पास कर जाओगे, मेंस भी पास कर जाओगे। लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स का अप्रोच लेकर चलोगे तो फैक्चुअल डाटा में फंस कर आ जाओगे, कंसेप्ट तुम्हारा नहीं आएगा। और आज बीपीएससी का जो नेचर है, तुम अगर 45वां बीपीएससी का क्वेश्चन देखो और 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखो, धरती आसमान का अंतर तुमको दिखेगा। क्यों? बीपीएससी के पूछने का नजरिया दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, हम लोगों को पढ़ाई करना है, टारगेट रखना है मेंस। प्रीलिम्स भी कवर होगा लेकिन मेंस कवर होगा। आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं कि देखो मुगल एम्पायर का विघटन कैसे होता है। मैं तुमको मुगल एम्पायर नहीं पढ़ाया हूं, दिमाग में आ रहा है सर तो मुगल एम्पायर बताया ही नहीं। आखिर मुगल साम्राज्य क्या था, बाबर कौन थे, औरंगजेब कौन थे, मोहम्मद गौरी का आक्रमण कब हुआ। देखो मध्यकालीन भारत की पाठ है, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी हमने पढ़ाई स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। लेकिन आधुनिक भारत में कुछ चीजें देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से मुगल एम्पायर विघटित होता है। अब मुगल एम्पायर कमजोर पड़ता है तभी जाकर अंग्रेज भारत को गुलाम बना पाए। सारे चीजें एक दूसरे से लिंक है। अगर औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती, अगर मुगल एम्पायर कमजोर शासकों के हाथों में न जाता, तो शायद हम 200 सालों तक हम गुलामी के जंजीर से बंधे न होते। क्योंकि कहा जाता है कि मुगल एम्पायर ने हमको गुलाम नहीं बनाया था। मुगल एम्पायर हमारा धन संपदा लूटकर कहीं और देश में ले जाकर वहां पे रखने वाले नहीं थे। मुगल काल में जितने भी राजा हुए, अगर कुछ राजाओं को हम, कुछ शासकों को छोड़ दे जो अफगान से आए थे, जो अफगानी थे, उन शासकों को, तैमूर वंश के कुछ शासकों को छोड़ दे, तो भारत में जो शासक, अकबर जैसे महान शासक, अगर हम शाहजहां की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, सारे के शासक का जन्म भारत में हुआ, इनकी मृत्यु भारत में हुई। तो इनको भारत को लूटने वाला कहना गलत होगा। मुगल काल के जितने भी राजा हुए, अकबर से लेकर अगर हम औरंगजेब तक बात करते हैं, तो इन्होंने भारत में रहकर भारत को गुलाम कहना बिल्कुल नहीं है। बस इनका काल था, मुगल काल था, मुगल एम्पायर था, इस्लामिक काल था। इन्होंने भारत के इस्लाम के साथ साथ भारत के कल्चर को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखना, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है, उसके बाद से क्या होता है, तो ब्रिटिश एक विदेशी कंपनी आती है, उसका काम था प्रॉफिट कमाना। भारत के कल्चर से मतलब नहीं था, भारत की संस्कृति से मतलब नहीं था। उनका मतलब बिल्कुल नहीं था कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे जियो। उनका मतलब था पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के मोटिव से जो आता है वो धन कमा कर लेकर जाता है। तो देखो अगर मुगल एम्पायर विघटित हुआ, उसके बाद से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना। भारत सोने की चिड़िया, सोने का खान कहे जाने भारत से जितनी भी संपदा थी, धन संपदा, हमारा सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट कर कहां ले गए, ब्रिटेन ले गए। इसीलिए हम कहते हैं हम उनके गुलाम थे, क्योंकि हमारा शोषण कर रहे थे। आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, शैक्षणिक शोषण, हर जगह से हमारा शोषण हो रहा था। लेकिन जो मुगल काल था, मुगल काल में 1707 ईस्वी में, जब 1707 में जब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की, हम बात करते हैं, और मुगल एम्पायर में जब 1707 में औरंगजेब की विघटन, औरंगजेब की मृत्यु होती है। देखो मुगल काल जब बात करते हैं तो 1526 से लेकर, जब पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, 1526 से लेकर 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होता है, अभी तक मुगल एम्पायर जो था बहुत मजबूत था। इसमें अगर हम बात करते हैं बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध जीती थी और भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना। लेकिन यहां से लेकर 1526 से लेकर 1707 औरंगजेब तक मुगल काल अपने चरम पे था। चरम कहने का मतलब है कि सबसे शक्तिशाली एक सुजत्ती सेना थी और शक्ति प्रदर्शन में, राज्यों को कंट्रोल करने में बहुत सफल रही। लेकिन ध्यान रखो, धीरे धीरे जब किसी का उत्थान होता है तो एक समय के बाद, पीक पॉइंट के बाद उसका डाउनफॉल भी स्टार्ट होता है।
वैसा हुआ। मुगल साम्राज्य जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से मुगल एम्पायर बहुत कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि इसके बाद से जो शासक हुए उतना योग्य नहीं रह गए। यही कारण था कि अंग्रेजों को मौका मिल गया कि हम भारत को कैसे कंट्रोल करें। मैंने तुमको कल क्लास में बताया था कि हम पढ़ाएंगे बंगाल विजय, लेकिन बंगाल विजय के पहले तुमको समझना चाहिए कि बंगाल की स्थिति क्या थी। मुगल एम्पायर इतना कमजोर हो गया था, बंगाल को कंट्रोल करने में असफल रह गया। मुगल एम्पायर इतना कमजोर हो गया था, वो निजाम जैसे राज्य के उदय को, हैदराबाद जैसे राज्य के उदय को रोकने में असफल रहा। मुगल एम्पायर इतना कमजोर पड़ गया था कि अवध जैसे राज्य के उदय को रोकने में असफल रहा, क्योंकि इसके राज्य विघटित हो रहे थे। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इसके राज्य विघटित हो रहे थे। यही विघटन क्या होता है, पतन का कारण बनता है। यही विघटन मुगल काल का पतन का कारण बनता है। अब मुगल एम्पायर, अगर कहते हैं कि मुगल काल कब तक रहा, तो मुगल काल तो वैसे आप लोग को पता होना चाहिए, मुगल काल 1857 की क्रांति तक भारत में मुगल एम्पायर था। लेकिन अब 1707 के बाद स्थिति वैसी नहीं रह गई थी कि अब मुगल भारत को कंट्रोल कर पाए। अब नाम मात्र का सत्ता रह गया था, नाम मात्र का, कोई बड़ा शासक नहीं हुआ, कोई बड़ा योद्धा नहीं हुआ जो अंग्रेजों को हरा सके मुगल काल में। तो देखो, मुगल काल, अगर हम पतन की बात करते हैं, पहले किसी एक की शुरुआत के पहले एक का पतन निश्चित है। अगर भारत में अंग्रेजों की शुरुआत होती है, अंग्रेजी सत्ता का शुरुआत होता है, तो उससे पहले मुगल जो साम्राज्य था इसका पतन समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कारण था 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। जब औरंगजेब मरा उसके बाद से स्थितियां बदली। औरंगजेब मरता है 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ स्थिति बदली, क्योंकि इसके बाद से जो शासक हुए, पहली बात योग्य नहीं थे, शासक योग्य नहीं थे। और दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा है कि केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी, क्योंकि जो शासक हुए, इसके बाद शासक हुए, उनमें अपने आप में प्रतिस्पर्धा था कि मैं गद्दी संभालूं। मैं, मान लो तुम एक कलीग हो, अब तुम क्लास में, अपने क्लास में तुम पढ़े होगे 9th 10th 6 to 8 9 10, तुम्हारे क्लास का एक मॉनिटर होता है, तुम लोगों में प्रधान होता है, तुम सब उसकी बात मानते हो। लेकिन जिस दिन मॉनिटर क्लास में नहीं आया, अब्सेंट हो गया, उस दिन तो सारे बच्चे समझेंगे कि मैं ही मॉनिटर हूं, आज तो क्लास मेरे हिसाब से चलेगा। क्यों समझेंगे? क्योंकि सत्ता, वास्तविक मॉनिटर उसको नियुक्त किया गया है, उसके पास पावर है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में सारे के सारे बच्चे समझते अब तो नहीं है, अब तो मैं ही मॉनिटर हूं, मतलब मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। वही हाल था। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसके बाद से इसको गद्दी हड़पने के लिए आपस में प्रतिद्वंद्विता स्टार्ट हो गई कि नहीं, मैं गद्दी कंट्रोल करूंगा, मुझे गद्दी चाहिए। और जितने भी शासक इसके बाद से हुए योग्य नहीं थे, उतने ताकतवर नहीं थे, उतने समझदार नहीं थे कि अपने मुगल एम्पायर को हम बचा कर रख पाए। धीरे धीरे इनमें युद्ध की शुरुआत होती है, उत्तराधिकार की युद्ध, और कमजोर मुगल शासकों का दौर शुरू होता है। अब मुगल शासक उस लेवल के नहीं रह गए कि सत्ता को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। अब आगे देखो, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। देखो, किसी भी राज्य के विघटन का एक कारण नहीं होता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु के बाद जो राजनीति था, वो राजनीति बदल जाती है। इससे पहले जो लोग थे, मान लो कि तुम क्लास में हो और क्लास में तुमने पढ़ा होगा, उस टाइम 6th 7th 8th क्लास की बात है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, उस टाइम क्या होता था, हम लोग गुट बनाते थे। गुट, जैसे एक लड़का है और अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, तो मन में आता है कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको आगे जवाब दिया, हमको गाली दिया, अब तो इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे मन में फील आता है। तो हम लोग गुट बनाते हैं, गुटबंदी। चलो, मैंने 5 दोस्तों को बुलाया, कहा कि देखो इस लड़के को पीटना है, वो भी गया, और अपने आप को 5 दोस्तों को भी बुलाया, कहा कि नहीं आज इसको तो पीटना है। तो इसको क्या कहते हैं? गुटबाजी कहते हैं, कि अब हम गुट में मिलकर लड़ाई करेंगे, क्योंकि कुछ मेरे भी लोग हैं, कुछ तुम्हारे भी लोग हैं। वही हाल यहाँ थी। औरंगजेब मरा तो इसके साम्राज्य गुटों में विभक्त होने लगा। कुछ जो वहां के कुलीन थे, कुछ वहां के जो सरदार थे, कुछ वहां के जमींदार थे, आपस में गुट बनाने लगे कि हम लोग मिल जाते हैं, और अब राजा को हम समझेंगे नहीं, राजा जो गद्दी पर बैठा वो कौन है, क्या करेगा, कुछ करेगा तो करेगा, हम गुट बनाएंगे। मतलब गुटबाजी की शुरुआत होती है। और गुटबाजी जब होता है तो भाई सत्ता विघटित होना तो लाजमी है। जो जमींदार थे, कुलीन थे, इनका ही प्रभाव बढ़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु होती है तो देखो, जमींदार क्या होते थे? भूभाग के मालिक। मुगल एम्पायर 2 भागों में बटा हुआ था, एक भाग जमींदारों का था, एक भाग कुलीनों का था। जमींदार में वो लोग आते थे जो भूभाग पे कंट्रोल किए हुए थे, हजारों एकड़ की उनकी जमीनें थी, किसानों में दे दिए थे और राजस्व एकत्रित करते थे। उस राजस्व का कुछ भाग ले जाकर मुगल एम्पायर को, मुगल राजा को सौंपते थे।
उसको कहते हैं जमींदार। लेकिन एक थे जो कुलीन, कुलीन क्या थे, तो राजा के वंशज थे, राजा के वंशज थे। जैसे भारत में अगर बात करते हैं कि तैमूर खानदान का जो बाबर था, बाबर आया, तो बाबर के साथ जो लोग उसी वंशज से लोग आए उनको कुलीन कहा गया। कुलीन सरदार थे, उसी वंशज के थे, वो तुम्हारे गुलाम नहीं थे, तो उन्हीं के लोग। और जो कुलीन थे इनका प्रभाव कहा था तो सत्ता पे था। जैसे मान लो कि अगर मुगल एम्पायर का कंट्रोल था बंगाल पे, तो बंगाल में जो वहां की गद्दी जो संभाल रहा था, जो वहां का जो गद्दी संभाल रहा था, जिसको वहां पे वजीर नियुक्त किया गया था, जो वहां पे सूबेदार नियुक्त किया गया था, वो कौन होते थे, कुलीनों होते थे। उनको कुलीन कहा जाता था। तो ध्यान रखना, जमींदार कौन है, समझ गए, कुलीन। अब जैसे भी अंग्रेज औरंगजेब मरा, उसके बाद इनका प्रभाव बढ़ने लगा। अब जमींदार अपने आप को मालिक समझने लगे। अब जमीन इनके कंट्रोल में था। अब किसानों से अपने मन से जाकर वहां से जितना मन उतना टैक्स लगाते थे, वसूलते थे, अपने पास रखते थे। नाम मात्र का हम मुगल एम्पायर को भेजते थे। उनको पता था कि अब जो राजा है वो कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि राजा अब उतना शक्तिशाली रह नहीं है। तो जैसे इतिहास गवाह है, जब जब राजा कमजोर होता है तो उसके जो प्यादे होते हैं अपने पंख फैलाने लगते हैं। देखो, राजा को मजबूत होना बहुत जरूरी है। देश का राजा मजबूत रहेगा तो हर चीज कंट्रोल में रहेगी। यहाँ पे राजा कमजोर हुआ, अब जमींदार, कुलीन सारे अपने अपने पंख फैलाने लगे। इतिहास गवाह है। मैं तुमको बता दूं, हमारे देश के जब जब प्रधानमंत्री ताकतवर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल में रहा है, और जब जब प्रधानमंत्री कमजोर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसके मूड़ी पर चढ़कर काम करवाया है। इसको तो पावर का मैं तुमको बता रहा हूँ, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से पावर बता रहा हूँ। देखो, तो कुलीन आया, अब आया जागीर व्यवस्था में समस्याएं आने लगी। देखो, अब जागीर किसको दिया जाता, जागीर दिया जाता, तो कुलीनों को जागीर दिया जाता था। ले जाओ, तुम्हारा ये भूभाग है, ये तुम राज करो, यहाँ से तुमको जागीर का मतलब है जैसे बंगाल हो गया, एक जागीर हो गया, और एक कुलीन को दे दिया गया था, तुम यहाँ पे अपने सूबेदार नियुक्त करो, सूबेदार बनो, अपने शासन करो, ये तुमको जागीर मिल गया। तो जागीरदारी। अब धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे कुलीन आकर खड़ा हो गए कि हमको भी जागीर चाहिए। अरे भाई, मुगल एम्पायर में इतना जागीर है कहाँ, तुमको कहाँ से लाके हम दें जागीर। लेकिन इनका था हमको जागीर चाहिए। अब जागीर की समस्या उत्पन्न होने लगी। जब तक औरंगजेब था, डांट डपट कर कंट्रोल किया हुआ था कि तुमको जागीर नहीं, तुम्हारे बाप को मैंने जागीर दिया, बच्चों को अलग अलग जागीर देंगे, नहीं देंगे, तुम उसी में काम चलाओ। अब खानदान बढ़ने लगा, जागीर में जो प्रांत था उसमें बंटने लगा, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। प्रांतीय शासकों की स्वतंत्रता बढ़ी। धीरे धीरे जो प्रांत में शासक जो और मुगल काल में जो अकबर से लेकर अगर हम जहांगीर तक बात करते हैं, इनके काल में जो लोग क्षेत्रीय शक्ति थी, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जो काम कर रहे थे और अलग अलग मुगल एम्पायर के कंट्रोल में काम कर रहे थे, अब उनकी शक्ति बढ़ने लगी। उनको पता है कि अब देखो, जो सेंट्रल लेवल पर जो पावर है, सेंट्रल लेवल पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अपने आप को हम स्वतंत्र कर सकते हैं। इसी होड़ में अलग अलग राज्यों का उदय होता है। जैसे जाट कम्युनिटी, जाट अपने आप को अलग करके राज्य बनाने के फिराक में है। सिख, पंजाब जैसे राज्यों में सिखों का प्रभाव बढ़ता है क्योंकि मुगल एम्पायर कम हो गया। मराठा अलग पावरफुल, जो मराठा ब्रिटिश हुकूमत से डायरेक्ट लड़ाई करने में सक्षम नहीं थे। देखो, मराठा इतिहास में याद रखना, मराठा उतना थे, मराठाओं ने अपने साम्राज्य को कायम रखने में सक्षम किया। जैसे मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, मराठाओं ने कभी, औरंगजेब की मृत्यु से पहले तक मराठाओं ने कभी नहीं चाहा कि हम भारत पर कंट्रोल कर लें। मराठाओं का एक ही था कि हम अपने आप को स्वतंत्रता बनाए रखें, मतलब हम इस मुगल का गुलाम ना बने, मुगल एम्पायर का हम गुलाम न बने। मराठा इतना ही चाहते थे, लेकिन इतना ही पावर थी कि अपने आप को हम स्वतंत्र रख पाए। किसी को हम गुलाम बनाने में सक्षम नहीं था मराठा। लेकिन 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से राजनीतिक घटनाएं घटती है। अब मुगलों का जो और मराठाओं का इच्छा शक्ति बढ़ जाता है। अब मराठा चाहते थे कि हम अब भारत को, अब दिल्ली को कंट्रोल करेंगे। अब मुगल तुम जाओ, मराठा क्या चाहते थे, दिल्ली को कंट्रोल करना। मराठा चाहते थे कि अब हम दिल्ली को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली पे कंट्रोल करता था, जो दिल्ली पे कंट्रोल करता था, जिसका दिल्ली पे नियंत्रण था, जिसका दिल्ली पे नियंत्रण था, वो भारत पे नियंत्रण करता, उसका नियंत्रण पूरे भारत पर कहलाता था। तो जो दिल्ली पे चाहता था, जो चाहता था कि दिल्ली पे हमारा नियंत्रण हो, तो दिल्ली पे नियंत्रण जो करता, अब मराठाओं का इच्छा था कि नहीं, अब हम कहाँ कंट्रोल करेंगे, अब पूरा हमको दिल्ली कंट्रोल करना है। अब मुगलों को पीट कर भगाकर हमको राज्य स्थापित करना, मराठाओं का राज्य। बंगाल में जाओगे तो बंगाल में जो मुगल एम्पायर के जो बंगाल में सूबेदार थे, जो दीवान नियुक्त होते थे। देखो, कहा जाता है कि जो बंगाल के शासन दो भागों में बटी हुई थी, एक सूबेदार, एक दीवान। सूबेदार था
वो राजा था वहाँ का, बंगाल का दीवान था, वो उसकी मंत्री थी, मान के चलो देखभाल करता था कितना पैसा आया, पैसा का हिसाब किताब रखता था, कितना पैसा खर्चा किया अब सेना पे। लेकिन जो बंगाल में सूबेदार था, बंगाल में जो देखो मान लो एक हो गया सूबेदार, एक हो गया दीवान, तो जो सूबेदार था वो मुगल एम्पायर से जुड़ा हुआ था। मैंने तुमको बताया था कुलीन था, सूबेदार कौन था? कुलीन था, कुलीन था। और कुलीन होने के कारण इसका संबंध कहाँ था? सीधे मुगल राजा से संबंधित था। तो कुलीन था ना, तो रहता नहीं था भाई, बंगाल आकर रहता नहीं था। कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था, जहाँ पे मुगल सत्ता, क्योंकि सगे संबंधी थे। जो राजा था उस टाइम मुगल एम्पायर से, मान लो औरंगजेब, तो औरंगजेब का रिलेशन का था, जिसको बंगाल का कुलीन बनाया गया था। अब जो राजा का संबंधी हो, क्या जाकर नौकरी करेगा, क्या बंगाल में जाकर बैठेगा? तो इसका था कि चलो भाई, जो यहाँ पे दीवान है, जो यहाँ पे दीवान है, वो दीवान ठीक है, दीवान है, चलो दीवान तुम पैसा इकट्ठा करना, काम करना, और मुझे इन्फॉर्म करते रहना कितना पैसा आया, क्या आया सेना पर, तुमने कितना खर्चा किया। ये काम दे दिया था इसको, दीवान को। लेकिन धीरे धीरे जब मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, तब इसकी गद्दी संकट में पड़ गई, क्योंकि जो दीवान था वही अपने आप को कुलीन समझने लगा, वहीं अपने आप को कुलीन समझने लगा, और फिर सूबेदार वहीं बन गया, वहीं सूबेदार बन गया, अपने आप को सूबेदार वहीं समझने लगा। अब देखो बंगाल की, अब अवध में बात करते हैं, अवध भी राज्य था, अब अवध भी अपने आप को स्वतंत्रता की ओर चलना पड़ा। अब सब एक दूसरे को देख कर रंग बदलने लगे। तो एक कहावत है कि गिरगिट का रंग देख कर बदलता है, और देख देख कर रंग बदलता है, एक फितरत है। अगर तुम ड्राइव कर रहे हो गाड़ी और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम बगल में बैठे हो, तुमको नींद आएगा तो उसको भी नींद आएगा, ये वो देख देख कर बदलता है। अब सारे देख रहे थे कि सब अपने आप को स्वतंत्र हो रहे थे, तो हम भी क्यों ना हो, हम भी हैदराबाद नहीं, वो भी हैदराबाद का निजाम था, वो भी हैदराबाद की स्थापना की ओर बढ़ चुका था कि हम भी स्थापना का निजाम था, वह हैदराबाद राज्य की स्थापना करें। सब अपने अपने लड़ाई में लगे हुए थे। यही कारण था कि राज्य कई भागों में बट गया था। ध्यान रखना, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, अंग्रेज सबसे पहले टारगेट किए तो बंगाल को टारगेट किए, क्योंकि मराठा शक्तिशाली थे, सिख जाट कम्युनिटी अपने आप में ताकतवर थी, वहां पर राजा रणजीत सिंह थे। सिख जाट में जाओगे, यहाँ पे भाई शिवाजी का खानदान चला आ रहा था ना। अब मराठाओं में बात करते हो, अवध में जाओगे, अवध में वहां का शासक था सुजाउद्दौला, वहां का सुजाउद्दीन जो था उस टाइम, वो कंट्रोल किया हुआ था। हैदराबाद का निजाम खुद पावरफुल था। लेकिन जो बंगाल में जाओगे, बंगाल में तो बंगाल अभी भी दीवान के कंट्रोल में था, और इनको लगा, अब बंगाल सबसे बड़ी बात है नदी के किनारे था। बंगाल की खाड़ी हुगली नदी है, बंगाल की खाड़ी में जो बंगाल के बे ऑफ बंगाल की जो नदी है, उस नदी के तट से जुड़ा हुआ था बंगाल। तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे अच्छा है कि भारत के बीच भूभाग में जाकर, हम भारत के बीच भूभाग में जाकर कंट्रोल ना करें, और सबसे पहले कहाँ कंट्रोल करें। अगर मैं तुमको भारत का नक्शा दिखाऊं, देखो समझ लो ये भारत है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैं पूरा नक्शा तुम लोग बनाकर दिखाने वाला नहीं हूँ। समझ लो ये भारत है, यहाँ का जो राज्य है ये हो गया बंगाल। क्या है? बंगाल। अब देख लो ये हो गया बंगाल। ये जो समुद्र, इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये बे ऑफ बंगाल नदी हो गया। तो अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज कहाँ आए थे? सूरत में, फिर उनका फैला व्यापारिक कोटि फैला। लेकिन अभी भारत के तटीय क्षेत्र में थे, तो उनका था कि यहाँ से उठकर हम जाकर आप मराठा कंट्रोल करेंगे तो हम हार जाएंगे। अगर हम जाएंगे यहाँ पे, अगर अवध को कंट्रोल करें, अवध क्या है, जो लखनऊ वगैरह का जो प्रांत है, यूपी के जो प्रांत है, उस अवध में कंट्रोल था। अगर अवध में हम जाते हैं तो यहाँ भी हम हार जाएंगे। यहाँ पे जो निजाम था बहुत पावरफुल था, हैदराबाद का निजाम। अब अंग्रेजों को लगा सबसे अच्छा है हम बंगाल को कंट्रोल करते हैं। अगर लड़ाई भी होती है तो नौसेना तो सबसे ताकतवर नौसेना तो हमारा ही है भाई, हमसे कौन जीतेगा। इनका प्लस पॉइंट है, इसलिए कहाँ गए? बंगाल। कहाँ गए? बंगाल। क्या हम बंगाल को कंट्रोल करेंगे सबसे पहले, बंगाल पे इन्होंने फोकस किया। लेकिन बहरहाल बात हमको समझना ये है कि किस प्रकार हैदराबाद, अवध जैसे राज्यों का उदय होता है और समस्याएं बढ़ती है। मुगल एम्पायर के लिए समस्याएं बढ़ती है। अब सब अपने आप को राजा समझने लगे, समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती है। और मैं तुमको बताऊंगा कि किस प्रकार ये समस्याएं ने मुगल एम्पायर का विनाश किया। आर्थिक समस्याएं, अब देखो जब राज्य बट गया, अब धन, अभी तक धन जो हर जगह से, बंगाल से, अवध से, मान लो सिख जो प्रांत था वहाँ से, निजाम जो था हैदराबाद का स्थापना की, इसने सारे के सारे लोग पैसे भेज रहे थे किसको? राजस्व जा रहा था मुगल एम्पायर के पास। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और मुगलों के पास उतना आमदनी भी नहीं रहेगा, अब आर्थिक स्थिति भी उनकी कमजोर होने लगी।
लगातार युद्ध से खर्च, इनको युद्ध भी लड़ना पड़ता था। जैसे मुगल एम्पायर है, अब मुगल राजा वहां पे बैठा हुआ है, और उसको खबर आया, कॉल आया कि देख लो बंगाल का जो तुम्हारा दीवान था ना, अब बंगाल कंट्रोल करने वाला है, तुम क्या करोगे बोलो। तो वहां सुबेदार था, अरे कोई बात नहीं, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, सेना भेज रहे हैं, तुरंत उस पर जाकर लड़ाई करो और कंट्रोल करो। फिर लगातार युद्धों से खर्च बढ़ रहा था, जमींदारी संकट, जागीर का संकट आ ही गया था, क्योंकि जागीर विभिन्न भागों में बंट रहा था अब, और केंद्र की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अब उनके पास पैसा भी नहीं रहेगा, बस सेना रखो, क्योंकि सेना का खर्च होता है, हर चीज का खर्च होता है। तुमको क्या लगता है कि तुम बिना पैसे को दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे? आज चाइना पूरा दुनिया को कंट्रोल करने का प्रयास कर, उसका टारगेट है कि इस रूट से हम जाएंगे। तो इस प्रकार चाइना जो पूरा विश्व को घेर रहा है, और जहां जाता है उठाकर संपत्ति अपना उठाकर दे देता है, पैसा। श्रीलंका गया, वहां पे पोर्ट बना, हम्बन पोर्ट बनवाया, वहां पे हम्बन टोटा पोर्ट कहते हैं जो श्रीलंका में, वहां पे गया, हजारों करोड़ का लोन दे दिया उसको। अब श्रीलंका लोन चुकाने में सक्षम नहीं है, उसने क्या किया, 99 साल का लीज दे दिया कि ले जाओ, आज के बाद ये पोर्ट तुम्हारा है। अब बताओ, श्रीलंका के भूभाग पर चाइना का कंट्रोल हो गया, हमारे लिए सबसे बड़ी खतरा है। ये IR के सर तुमको पढ़ाएंगे, तो अभी बहरहाल हमारा उधर ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है, को तुमको बताना है कि किस प्रकार अंग्रेज भारत को कंट्रोल किए, और जब पैसे की कमी आती है तो हम दूसरे के गुलाम बन जाते हैं, दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। जब अपने पॉकेट में पैसा हो ना, तो किसी को सुनते नहीं, अपने दिमाग से काम करते हैं। यहाँ देखो अब क्या है, मुगलों के पास पैसा भी तो खत्म हो गया, मुगल क्या करें, मुगलों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, पैसा भी नहीं है, राज्य भी अलग अलग टुकड़ों में बंट रहा है, और हर चीज अपने हाथ से निकल रही थी। औरंगजेब की मृत्यु हो चुका था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पहले औरंगजेब की कुछ दक्कन की जो नीति थी बहुत खराब थी। औरंगजेब की दक्कन की जो नीति थी, औरंगजेब चाहता था कि दक्कन में लंबे समय तक युद्ध, औरंगजेब चाहता था हम दक्कन को कंट्रोल कर लें, लेकिन दक्कन औरंगजेब से कंट्रोल हो नहीं पाया, भारी आर्थिक खर्च हो गया यहाँ पे। उस औरंगजेब की जो नीति थी, और सेना और संसाधनों पर बड़ा दबाव बढ़ा, और मुगल प्रशासन का कमजोर हुआ। औरंगजेब का था कि दक्कन जैसे भूभाग पर हम कंट्रोल किए, लेकिन औरंगजेब कर नहीं पाया था, क्योंकि दक्कन युद्ध का केंद्र बना हुआ था, वहाँ पे एक लड़ाई का हब बना हुआ था वहाँ पे, और इसने सेना भेजी, भारी खर्च किया, लेकिन फिर भी सारे बेकार हो गए। इसको औरंगजेब की जो दक्कन की नीति थी, इसकी विफलता, इसकी सत्ता को, और इसमें सत्ता की बर्बादी में, और सत्ता को यहाँ पे मुगल एम्पायर के विघटन में एक कारण के रूप में देख सकते हैं। अब देखो, धार्मिक और सामाजिक असंतोष, देखो औरंगजेब था, बहुत कट्टर था। औरंगजेब मरा 1707 में, ठीक है, औरंगजेब मरने से पहले तक मुगल एम्पायर को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन ध्यान रखना, औरंगजेब जब मरा तो उसकी नीति ऐसी थी, वह धार्मिक नीति, इतना कट्टर था, इस्लाम को लेकर इतना कट्टर था कि हर जगह अपनी नीति अपनाई हुई थी। इसने सजदा और पैबोस की प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसने नाच गाना पर बैन लगा दिया था, कहा कि नहीं, इस्लाम नाच गाना के अलाउ नहीं करता है, हर चीज। इसकी जो नीति थी, जाटों में असंतोष हो गया था, धर्म को लेकर इसमें बार बार पाबंदी लगा रहा था। धर्म भाई, धर्म पे तुम, अगर 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण नहीं था, क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस, मैं तुमको पढ़ाऊंगा कि जो चर्बी वाला कारतूस की बात करते हैं, वही कारतूस था। 1857 की क्रांति हुई, और अंग्रेजों की सत्ता में एक ताबूत में कील साबित हुआ था उस टाइम। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की जो धरातल था, सत्ता था, डगमगा दिया था साफ। सेनाओं की क्रांति माना जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वही हाल था, क्योंकि वहां पे भी अंग्रेजों ने क्या किया, जो चर्बी वाला कारतूस का इस्तेमाल हुआ था, उसमें क्या था कि चर्बी वाला कारतूस का मतलब है कि जो कारतूस बना था उसको दांत से तोड़कर तब उसको गन में डालकर तब बंदूक चलाया जाता था। चर्बी वाला कारतूस था, एक उसमें गन में डालकर फायर करने वाला था। तो वहीं जो उसका जो गोली था, जो वहां पे उसको जो खोखा था, उसको लेकर तो सेना में था कि जो दो चीजें फैली थी उस टाइम 1857 की क्रांति में। एक तो था उसमें गाय, जो हमारे धर्म में गाय को माता माना जाता है, उसका अंश, और सुअर, ये दोनों चीजें उसमें मिक्स है। तो एक तरफ मुसलमानों ने विरोध किया सुअर को लेकर, एक तरफ हिंदुओं ने विरोध किया गाय को लेकर, कि ऐसा नहीं होना है, उसके लिए विरोध हुआ। तो धर्म हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, प्राचीन काल से सनातन की बात है, अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। वही हाल था, जाटों में असंतोष था, सिखों में संघर्ष पैदा हो गया। मराठाओं का विरोध तो बहुत पहले से जारी था कि नहीं, तुम मराठा तो चाहते थे तुम गद्दी ही छोड़कर भागो, यहाँ से निकलो। साम्राज्य की आंतरिक एकता भी प्रभावित हो गई थी, हर चीज बिखरा पड़ा था। इसी बिखरे हुए स्थिति में अंग्रेजों ने फायदा उठाया।
अंग्रेजों का फायदा उठाने का कारण नहीं था। बंगाल विजय मैं तुमको बताऊंगा। अब बंगाल विजय के पहले मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि तुमको दिमाग में होना चाहिए कि मुगल किस प्रकार इस टाइम 1707 के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई थी, सेना इतना कमजोर हो गया था, केंद्रीय सैन्य नियंत्रण भी कमजोर हो गया था। अब केंद्रीय सैन्य नियंत्रण, सेना भी नहीं है, लंबे युद्धों से संसाधनों की बहुत कमी हो गई थी, इनके पास पैसे नहीं है, हर चीज की सैन्य संगठन में गिरावट आ गया था, क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हो गई थी, क्षेत्रीय अवध जैसे राज्य, निजाम जैसे हैदराबाद की रियासत, बंगाल जैसे अलग राज्य, हर जगह राज्यों का उदय हो रहा था। अब अंग्रेजों का था कि भारत, अंग्रेजों ने देखा भारत अब अलग अलग राज्यों में विघटित हो रहा है, मुगल एम्पायर कमजोर पड़ी है, इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। प्लासी की लड़ाई, 1757 की लड़ाई, और वहां पे उन्होंने बंगाल को कंट्रोल किया। हम तमाम चीजें हम देखेंगे, लेकिन देखो किस प्रकार मुगल अपने गद्दी गंवा रहे हैं, अपने सत्ता को उनके हाथ से निकल रहा है। और इतना ही नहीं, कुछ अफगान शासक थे, उनका भी आक्रमण को ध्यान रखना, क्योंकि देखो एक था नादिर शाह। नादिर शाह कौन था? एक फारस के शासक था, फारस का शासक था। नादिर शाह ने भारत को बहुत बार लूटा था। कहा जाता है कि यही नादिर शाह था जिसके आक्रमण ने हमारा जो तख्ते ताऊस था, जो सोने का सिंहासन था, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने अपने बैठा था मयूर सिंहासन पे, तख्ते ताऊस कहा जाता था उसको, जो हमारा भारत का सबसे अनमोल कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया था, यहाँ से लूट कर ले गया। बहुत बड़ा लुटेरा था, आता था भारत को लूटता था, यहाँ के धन संपदा लूट कर लाद कर लेकर चला जाता था नादिर शाह। और मुगल एम्पायर इतना कमजोर पड़ गया था, इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं था कि अब इसको आक्रमण को 1738-39 की बात है, फारस के शासक नादिर शाह का आक्रमण लाहौर पर हुआ। लाहौर को कंट्रोल कर लिया इसने, भारत के भूभाग को लाहौर को कंट्रोल करता है। लाहौर आज पाकिस्तान में है। अखंड भारत की जब आप बात करते हैं तो अखंड भारत में देखो, हम अखंड भारत की बात करते हैं तो ये अपना भारत हो गया, बगल का पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, ये अखंड भारत के भाग है। जो अखंड भारत, इसको हम कहते हैं अखंड भारत, उसी का भाग है। तो लाहौर आज़ादी के बाद तो पाकिस्तान में गया, अभी तो मेरा ही था, लाहौर पर कंट्रोल कर लिया। 24 फरवरी 1739 की घटना है, करनाल का युद्ध होता है और मुगल सेना हार जाती है। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को परास्त कर दिया। देखो मुगल सेना की क्या स्थिति थी, बाहर के लुटेरा, तुम जिस देश में तुम राजा हो और बाहर का एक राजा नहीं, लुटेरा आता है, और लुटेरा आकर 24 फरवरी, डेट याद रखना, 24 फरवरी कब? 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1739 को आता है करनाल के युद्ध में। ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स, देखो कुछ डाटा है प्रीलिम्स के लिए है, तुम पीटी के लिए ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए 24 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सेना की हार होती है, पराजित करता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। देखो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, लेकिन मोहम्मद शाह ने 20 से 25 साल तक शासन किया, लगातार शासन रहा, उतना योग्य था नहीं कि वो अपने राज्य को संभाल पाए। और नादिर शाह ने भारत को लूटा, और लूटने के बाद यहाँ से क्या क्या लेकर गया, कुछ चीजें ध्यान रखना। मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि नादिर शाह कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था। नादिर शाह हमारा जो तख्ते ताऊस था, जो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था इसने आक्रमण करके, भारी धन संपदा लूट कर ले जाता था, मयूर सिंहासन ले गया हमारे यहाँ से, मयूर सिंहासन ले गया, कोहिनूर भी उसके साथ चला गया। देखो जो मयूर सिंहासन था, मान लो ये मयूर सिंहासन हो गया, तो मयूर सिंहासन ये हो गया मयूर सिंहासन, देखिए हो गया मयूर सिंहासन। अब इसी मयूर सिंहासन में यहां पे क्या लगा था? कोहिनूर। यहां पे कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, और तब वहां पे राजा शाहजहां जैसे राजा, औरंगजेब जैसे राजा यहां पे तान के बैठते थे, तख्ते ताऊस कहते हैं, मयूर सिंहासन कहते हैं। इस जब मयूर सिंहासन को यहां से लूट कर ले गया औरंगजेब, तो उसके साथ साथ हमारा कोहिनूर भी चला गया उसके साथ। कोहिनूर, आज ये कोहिनूर कहाँ है? आज ब्रिटेन के पास है, क्योंकि बाद में कोहिनूर फिर राजा रणजीत सिंह को मिला था, मैं तुमको बताऊंगा, पंजाब के राजा हैं, और उनको मिला था, और उनसे लूट कर, उनसे छीन कर फिर ले गया, और हमारे देश के लुटेरे और अंग्रेजों ने भारत को लूटा, फिर अंग्रेजों ने यहाँ से लेकर चला गया ब्रिटेन। आज ब्रिटेन की जो अगर एक वहाँ की जो एक नहीं बोलते हैं, जो भारत की जो संस्कृति जो थी, लिटरेचर वगैरह की किताबें रखी जाती है, संग्रहालय जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आज भी रखा हुआ है हमारे, लेकिन ससुरा सब देने का नाम नहीं ले रहा है, कहता है सब मेरा है, तुम्हारा थोड़ी है। अरे हम लोगों से छीन कर तुम ले गए, भगवान भी तुमको माफ़ नहीं करेंगे। अगर जिस दिन हम लोग विश्व पर कंट्रोल किए ना, उस दिन सबसे पहले अपने जाकर कोहिनूर हीरा लेकर आएंगे, पीट कर लेकर आएंगे, तुम देगा कैसे नहीं। अभी हम लोग उतना शक्तिशाली नहीं है, कमजोर हैं, इसीलिए। अगर अमेरिका का होता ना, तो अमेरिका जाकर ब्रिटेनवा के गाली पे 2 चट्टा मार के अभी तक
कोहिनूरवा लेकर आ गया होता। हम लोग का कोहिनूर है, इसीलिए हम लोग चुप हैं, क्योंकि हम लोग अभी अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अभी हम अभी काम कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को और मजबूत बनाएं, फिर हम ले आएंगे। टेंशन मत लो, फिर हम जाकर अपना ब्रिटेन को पीट कर वहां से अपना हम कोहिनूर लेकर आएंगे, तो टेंशन मत लो। मुगल प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। मुगल प्रतिष्ठा, एक लुटेरा आकर भारत के राजा को पीट कर चला जाता है, कितना बड़ा नुकसान होता है। अब नादिर शाह ने जब लूटा, तो अब लूटने के बाद तो अब समझ में आ गया कि नहीं, अब भारत पे अंग्रेज देख लिए कि एक बाहरी गुंडा आकर पीट कर भारत के मुगल एम्पायर को पीट कर दिल्ली पर कंट्रोल कर लेता है, लूट कर ले जाता है। अब क्या, अब तो भारत को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। अंग्रेज भी देख रहे थे कि अब इनकी बस की बात नहीं है, और एक तरफ अंग्रेज देख रहे थे इनकी बस की बात नहीं है, दूसरी तरफ जब करनाल का युद्ध किसने देखा, मराठाओं ने देखा। अब मराठाओं को लगा कि अब समय तो आ गया है, एक बाहरी लुटेरा आकर हमारे देश के मुगल एम्पायर के राजा को पीट कर चले गए, और यहाँ से मयूर उसका सिंहासन, राजा का सबसे बड़ा तायुस क्या होता है, आज कुर्सी की लड़ाई होती है। राजनेताओं को देखो, कुर्सी के लिए तो किसी को छोड़ देते हैं, चलो हटो, कुर्सी की लड़ाई है, तो उस कुर्सी पे उस ताउत को लेकर कौन गए, अंग्रेज लेकर गए। तो देखो, अब तो एक तरफ अंग्रेजों का ध्यान है, करनाल के युद्ध के बाद बहुत निर्णायक युद्ध था, जो 1700 अगर हम 38 से लेकर 39 की बात करते हैं, जब नादिर शाह का आक्रमण और करनाल के युद्ध के बाद स्थिति ऐसी बनती है कि एक तरफ ब्रिटिश देख रहा है कि नहीं, अब भारत को कंट्रोल करने का समय आ गया है, क्योंकि मुगल एम्पायर कमजोर हो गई है। एक तरफ मराठा देख रहे हैं कि अब भारत को कंट्रोल हम ही करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मराठाओं की हार तब होती है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, और अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, अहमद शाह अब्दाली, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में होता है। और 14 जनवरी 1761 में पानीपत की लड़ाई में एक तरफ अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ मराठा थे, क्योंकि मराठा सोच रहे थे कि अब भारत को कंट्रोल करना है, ठीक, अफगान शासक को पहले हम पीट कर भगाते हैं। नाम था अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक था। इसको पीट कर भगाने के चक्कर में मराठा पिट गए। अब मराठा जैसे पीटते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को जैसे हार होता है। देखो, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, ध्यान रखना, 1526। दूसरी कब हुई थी, 1556। तीसरी कब हुई थी, 1761। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अहमद शाह अब्दाली का बनाम मराठाओं का पराजय, और उत्तर भारत में शक्ति संतुलन बिगड़ गया। अब अंग्रेज तो देख लिए कि लो, जो हमारे सामने आकर खड़ा होना चाहते थे मराठा, अंग्रेजों को था कि अब तो मुगल एम्पायर कमजोर है, अब इस मराठाओं को हम पीट कर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मराठा तो खुद पिट गए भाई, एक अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान के शासक आया था भारत में, उससे पिट गए। अब तो कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी युद्ध यह क्लियर नहीं किया कि भारत पर राज्य कौन करेगा, लेकिन इतना तो क्लियर कर दिया कि भारत पे मराठा राज्य नहीं करेंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तुम लोगों के लिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई, एक तरफ अंग्रेज सोच रहे थे कि अब हम भारत पर कंट्रोल करना है, लेकिन एक विदेशी शासक से, एक विदेशी अफगान से, अहमद शाह अब्दाली से हमारे राज्य को, देश को कंट्रोल करने की इच्छा रखने वाले मराठा पिट गए, हार गए। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई ने क्लियर कर दिया कि मराठा भारत का राज्य नहीं संभाल पाएंगे, इतना तो क्लियर हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई यह क्लियर नहीं किया कि ब्रिटेन का भारत में राज्य होगा, लेकिन इतना क्लियर कर दिया कि मराठा, इतना स्पष्ट हो गया, मराठा भारत का राज्य नहीं संभाल सकते। देखो, इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। इतनी चीजें तुम ध्यान रखना। अब आज का एक मेंस का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। तुम देखो, हर चीज एक सीक्वेंस है। अंग्रेज क्या सोचे, कैसे सोचे, उनकी परिस्थितियां क्या थी। मेंस का क्वेश्चन देख लो। देखो, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई मत करो, मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मेरा टारगेट नहीं है भाई तुमको प्रीलिम्स, अगर तुमको पीटी पास कराना होता तो तुम पीटी के लिए मैं बुक्स बता देता, हल्का फुल्का बस समझा देता, तुम रट लेते। मेंस कौन पास करेगा भाई? तुम मेंस कौन पास करे बताओ? सिर्फ तुम पीटी निकालोगे तो मेंस कौन निकालेगा? मेंस के बाद जो इंटरव्यू में कौन जाएगा? अगर इंटरव्यू में कौन जाएगा? फाइनल सिलेक्शन 3 फेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों फेज पे तुमको काम करना है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। कितना? लगभग 250 वर्ड। 250 वर्ड में तुमको आंसर देना है। इसका आंसर तुमको घर पे बैठकर मेरा लेक्चर को दोबारा देखो, 3 बार देखो, नोट्स तैयार करो, जितना पॉइंट बताऊं उसको तैयार करो, उसके बाद से इस क्वेश्चन का आंसर तुम दो। अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे
तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इतना समझ लो। तुमको मेंस का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मेरा टारगेट है, मैंने तुमको कल के क्लास में बताया है कि आंसर कैसे लिखते हैं। अब हर क्लास में तुमको आंसर लिखना नहीं बताऊंगा, कन्फ्यूजन होगा। तुम मैसेज कर देना, कमेंट करना वीडियो के नीचे, मैं देख लूँगा क्या समस्या, ठीक है। और तुम मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। और देखो, अगर तुम लोग का क्लास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ घंटा दबा रहेगा, तुरंत तुमको वीडियो तुमको मिलेगा। दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक करो वीडियो को, इतना तो तुमको करना चाहिए। तुमको, तुम्हारे लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुमको तो इतना तो करना चाहिए, ठीक है। और जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अपना, कुंदन मिश्रा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो इसमें यूट्यूब के बायो के लिंक में मैं डाला हूँ, वहाँ से तुम ज्वाइन कर लो, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। लेकिन पढ़ाई ज़बरदस्त रखो, और क्वेश्चन को आंसर तुमको लिखना है। कुछ PT प्रीलिम्स का मैं 5-6 क्लास कराने के बाद प्रीलिम्स के लिए कुछ मैं 10-12 क्वेश्चन बना कर लाऊंगा। और मेंस का क्वेश्चन हर दिन टॉपिक वाइज टॉपिक मेंस का क्वेश्चन आता रहेगा। मेंस का क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।